हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। जो अपनी सेल बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने एक क्लास ले ली है और जिसमें हमने सेल की सामान्य संरचना क्या होती है उसको पढ़ा और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक संरचना के बारे में पढ़ा और उसके सिद्धांत किसने दिए थे, स्लीडन स्वान ने सिद्धांत दिए थे, क्या अपवाद है उनकी सामान्य जानकारी पढ़ी थी। और अंतिम जो टॉपिक था वो अपना जीव द्रव्य से रिलेटेड था। उसमें जीव द्रव्य में मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे जीव द्रव्य से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ है, कौन कौन से नहीं पदार्थ उसमें होता है। ठीक है, लेकिन उससे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है तो उसको हम छोड़ देते हैं और हम मुख्य पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपने, जो कोशिका के अंग सेल्स ऑर्गन है उनके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, तारक का है, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका आज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे लेब असिस्टेंट, कई बार ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका में एटीपी उद्योग कहा जाता है। अब एटीपी, यहाँ से एटीपी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, और उसमें कहाँ होता है वो अंदर हम पढ़ेंगे कहाँ पे भी होता है। फिर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहाँ पे संपन्न होता है या कंप्लीट होता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आप लिख लेना, अब मेरे साथ ही लिखते रहिए कि कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका में जो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और एटीपी का उद्योग किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का जो निर्माण होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ये आपको पहला पॉइंट बता दिया मैंने। दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा, ये जो दूसरा पॉइंट है देखो, कोशिका में कोशिका एवं पादप कोशिका में द्वितीय सबसे बड़ा कोशिकांग होता है यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। देखो, दूसरा जो पॉइंट है, कोशिका चाहे वो पादप कोशिका हो, ये कोशिका में कोशिका नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका या पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है दूसरा, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ये पूछा जा सकता है आपसे। दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अर्ध स्वायत्त का काम करते हैं। इसके बाद कोशिका भट्टी या संचय बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर मात्रक वंशागणिति में भी कार्य करता है। और कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त एवं सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक सक्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि कोई भी कोशिका होती है उसको ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिल रही है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा मिल रही है, और लगातार ऊर्जा का फॉर्मेशन करना पड़ रहा है, तो सर्वाधिक सक्रिय भी यही रहेगा और सर्वाधिक व्यस्त भी। तो हमें इस पॉइंट को भी नोट करना है, ये चारों पॉइंट आप नोट करें। ठीक है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका में सर्वाधिक काम करने वाला कौन सा कोशिकांग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी हमेशा चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सर्वाधिक सक्रिय और काम कौन करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। आई थिंक ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी का उद्योग माइटोकॉन्ड्रिया को, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका, जो कोशिका के अंदर जो जितने भी अंग है उसमें सबसे बड़ा दूसरा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट चलो ठीक है, और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग कौन सा है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य जानकारी हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बोले तो अपन अल्टमान ने की है। अब है इसकी संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई कला से घिरे होते हैं। बाहरी झिल्ली में फास्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक होते हैं। आंतरिक झिल्ली में मुख्य फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल होता है और आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन अधिक होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमें ये इतना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर से बना होता है। ये पहला पॉइंट है इसका। देखो, ये जो है ये इसका पहला पॉइंट है। मैं इजी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, आप लिख सकते हो
कि माइटोकॉन्ड्रिया की परत जो होती है या माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी कला होती है, उसके चारों ओर डबल लेयर होती है और दोनों लेयर किसकी बनी होती है? तो अपन कह सकते हैं कि इस जिले बाहरी है वो तो फर्स्ट लेयर है बाहरी लेयर जिसको फास्फोलिपिड की बनी हो रहती है, और आंतरिक परत भी होती है तो वो भी फॉस्फोलिपिड की होती है। लेकिन आंतरिक झिल्ली में अधिक प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड बोल रहा है ये। इसके बाद में तो पहला सिंपल सा पॉइंट क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है और दोनों ही लिपिड के दोनों ही कैसे होते हैं, जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। जो आपका दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक झिल्ली 60 से 75 एंगस्ट्रॉन मोटी तथा पेरीमाइकोन्ड्रियल स्थान 80 से 100 एंगस्ट्रॉन द्वारा पृथक होती है। इस स्थान पर पाइरूवेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब देखो प्रत्येक झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, तो 60 से 75 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है। इसके बाद आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर सी फेस और आंतरिक सतह एम फेस कहलाती है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। आंतरिक झिल्ली की अंदर झिल्ली की जो बाहर सतह होती है, इंटरनल वाली झिल्ली की बात कर रहा है, ठीक है, उसको जो बाहरी सतह उसको सी फेस कहा जाता है और अंदर वाली सतह को एम फेस कहा जाता है। ये एम फेस कहा जाता है। देखो एक बार मैं वापस पुनः इसको बता देता हूँ। देखो नंबर 1 पॉइंट था अपना, सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है, दोनों लेयर फास्फोलिपिड की बनी होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉन या 75 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके बाद इसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान होता है, द्वारा पृथक रहती है दोनों झिल्लियाँ, और इस स्थान में पाइरूवेट और वसा के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। और आंतरिक जो झिल्ली होती है उसके भी 2 भाग होते हैं, कहने का मतलब 2 लेयर होती है। अंदर वाली सतह होती है उसको सी फेस कहते हो, और बाहर वाली सतह उसको सी फेस कहते हो और अंदर वाली सतह को एम फेस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर कुछ अंतर्वर्ती कण लगे जिनको सब यूनिट ऑफ पेयर्सन्स कहते हैं। यहाँ से आप इन पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर लेना। एक तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर कुछ अंतर्वर्ती, अब देखो एक F1 कण अलग आएगा। F1 कण को सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि F1 कण किस में पाए जाते हैं या कौन सी सतह पर पाए जाते हैं, या इस संरचना को क्या कहते हैं। इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्रिस्टी कहा जाता है। देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली हटा दी जाए तो इन्हें मिटोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ से ये 2-3 पॉइंट है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर कुछ अंतर्वर्ती कण लगे होते हैं जिन्हें सब यूनिट ऑफ पर्सन्स कहते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली हटा दी जाए तो मिटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यदि किसी कारणवश माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली होती है, जो आउटर होती है बाहरी झिल्ली, उसको हटा दे तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको मिटोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलित होकर अनेक अंगुली समान क्रिस्टी बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी सामान्यतः अंगुली समान नलिका के समान होती है, लेकिन कवकों की क्रिस्टी प्लेट के समान या युग्लिना में पुटिका के समान होती है। अब ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है, ये तीनों पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन ये एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है कि जो F1 कण होते हैं ना, वो F1 कहाँ पे होते थे? वो क्रिस्टीनुमा जो संरचना होती है, ठीक है, यहाँ पे होते। ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलित होकर अनेक अंगुली समान क्रिस्टीनुमा जो संरचना बनाती है, ठीक है, और क्रिस्टी सामान्यतः अंगुली के समान या नलिका के समान होती है, लेकिन कवक में प्लेट के समान होती है और युग्लिना में पुटिका के समान होती है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ये लगभग सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होती है, फास्फोलिपिड की होती है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक जो झिल्ली होती है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉन की मोटी होती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉन की मोटी होती है।
इसके बाद में इसके बीच में जो जगह होती है खाली वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान होता है, इतने एंगस्ट्रॉन के पृथक होती है। इसमें वसा के ऑक्सीकरण और पायरुवेट एंजाइम जो आवश्यक होते हैं वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आंतरिक झिल्ली के भी दो भाग होते हैं, तो बाहरी सतह सी फेस और आंतरिक सतह होता है एम फेस कहलाती है। और क्रिस्टी वाली विशेष करके ध्यान रखना, और बाहरी झिल्ली हटा देते तो मीटोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखो क्रिस्टड नाम, जो क्रिस्टी का जो नाम था, मतलब क्रिस्टी जो नाम था पेलेड ने दिया, और सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक संख्या में अधिक क्रिस्टी अधिक संख्या में वे बड़े होते हैं। तो ये जो क्रिस्टी नाम था वो किसने दिया था? देखो क्रिस्टी है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, अन्य जो आंतरिक वलय होती है, आंतरिक इंटरनल लेयर होती है, वो मतलब इस तरह से देखो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखी होगी। इस रूप में वो क्या कर लेती, थोड़ी उभारनुमा संरचना ले लेती है। इस रूप में आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी होगी। ठीक है, ये इस रूप में। तो ये जो होती हैं वो क्रिस्टी होती है। क्या होती है? क्रिस्टी होती है, वो इंटरनल झिल्ली होती है जो मोमेंटम कर लेती है, उभारनुमा संरचना बना लेती है। और क्रिस्टी का नामकरण किसने किया था या नाम किसने दिया था? तो वो पेलेड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। किसने दिया था? पेलेड ने दिया था। आंतरिक झिल्ली पर अनेक इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम्स एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र ईटीएस बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना, वो ईटीएस सिस्टम होता है, वो कहाँ बनता है या कहाँ कंप्लीट होता है या कहाँ संपन्न होता है। तो वो देखो आंतरिक झिल्ली पर, और देख माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछा गया था, और डीप पूछा गया था। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। इसको, इस लाइन को मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखो जो बनी आंतरिक झिल्ली पर अनेक इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम्स होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में लगे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन का वहन करते हैं वो साइटोक्रोम निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम बनाते हैं। और आंतरिक झिल्ली में टेनिस रैकेट जैसे या पिन हेड पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिनको ऑक्सीसोम्स या प्राथमिक कण या F1 से F0 कण कहते हैं। इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁴ से 10⁶ होती है। देखो अब ये पूछा जाता है, ठीक है, कि F1 कण कहाँ होते हैं। ये F1 कण भी पूछा जा चुका है। F1 कण कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो क्रिस्टीनुमा जो संरचना होती है उस पे जो होते हैं ना, वो F1 कण लगे रहते हैं। या फिर अपन इसे भी कह सकते हैं कि आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F1 कण होते हैं, जिनको ऑक्सीम्स कण भी कहते हैं, जिनको प्राथमिक वन कण भी कहते हैं, और जिनको F1 कण कहते हैं। अब F नाम क्यों दिया? F नाम इसलिए दिया, इसकी खोज फर्नांडीज मोरेन ने की थी, तो उसने अपने नाम से ही कर लिया। जो छोटे छोटे कणिका नुमा संरचना दिखी उनको, तो उन्होंने क्या किया, फर्नांडीज मोरेन ने इसकी खोज की थी, तो अपने ही नाम से इनका कण नाम दिया, इसलिए F फर्नांडीज से लिया F1 कण। ठीक है, तो F1 कण कहाँ गया है? देखो क्रिस्टी का नाम पेलेड ने दिया, और सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी अधिक संख्या में होती है। ठीक है, और आंतरिक झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। और आंतरिक झिल्ली में टेनिस के रैकेट जैसे या पिन हेड पार्टिकल लगे रहते हैं। आंतरिक झिल्ली में इस टेनिस के रैकेट जैसे या पिन हेड पार्टिकल लगे रहते हैं, जिनको प्राथमिक कण, ऑक्सीम्स कण है या F1 कण कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी होती है, अगर थोड़ा और डीप में जाए तो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं बना आज तक। इतना देखा है क्वेश्चन कि F1 कण कहाँ होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होते हैं। किसने नामकरण किया या किसने खोजा? तो फर्नांडीज मोरेन ने बताया था। और दोनों के मध्य 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी भी होती है। दो कणों के मध्य 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, और फर्नांडीज मोरेन ने इसकी खोज की थी, इसलिए F1 कण बताया। हाँ, और अपन देख सकते हैं हाँ कि संख्या कितनी होती है, तो 10⁴ से 10⁶ 10⁴ से 10⁶ के बीच में ये कण होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखो सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य जानकारी पढ़ी,
फिर उसकी संरचना पढ़ी, ठीक है। अब उसके कार्य पे आ जाते हैं। कोशिका में ऑक्सीकरण क्रियाएं, ऑक्सीडेटिव एंड फास्फोराइलेशन करना, एटीपी संग्रहण करना। तो देखो ये एक एक हो जाएगा। पहला हो जाएगा कोशिका में ऑक्सीकरण क्रियाएं, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करना। दूसरा हो जाएगा आपका, देखो ये पहला काम हो गया। दूसरा हो जाएगा एटीपी का संग्रहण करना या एटीपी का निर्माण करना, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिग्रह या एटीपी उद्योग भी कहा जाता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, अंडकों में पित्तक निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, तो ये भी इसका काम है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया काइनेसिस पित्तक को गाढ़ा व अघुलनशील बनाता है ताकि वह अधिक समय तक संग्रह किया जा सके, इसलिए अंडकों के माइटोकॉन्ड्रिया योग न्यूक्लियाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो ये एक सामान्य कार्य थे माइटोकॉन्ड्रिया के। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, देखो जो नॉर्मल बिल्कुल जो काम होते वो यहाँ पे नहीं लिए मैंने, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम थे इसके, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछने के लायक है अपने। देखो नॉर्मल तो बहुत ही कम पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि वो आप 11-12 में बीएससी में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एंड फास्फोरिलाइजेशंस, एक तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फॉर्मेशन ये सभी जानते हैं। यहाँ पे अंडकों के पित्तकों से रिलेटेड दिए रखा है, तो योग न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, जो अंडक का पित्तक का फॉर्मेशन होता है, योग मतलब, ठीक है, उनको गाढ़ा और अघुलनशील करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही संपन्न करता है। तो इसलिए अंडकों के माइटोकॉन्ड्रिया योग न्यूक्लियाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग न्यूक्लियाई कहलाते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट पढ़ लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में याद क्या रखना है? सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो ऑल्टमान, ठीक है। इसके बाद हमें उसकी थोड़ी बहुत संरचना ध्यान रखनी है कि डबल लेयर होती है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी उसमें पाया जाता है, इस प्रकार इसकी। और इसके जो आंतरिक झिल्ली होती है वो उभारनुमा संरचना बनाती है, अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के अलावा कुछ आंतरिक जो संरचना होती है उस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको फर्नांडीज मोरेनो खोरा F1 कण कहा, प्राथमिक कण ऑक्सिम कण कहा। तो ये इसके मतलब इस तरह से F1 कण आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्रिस्टी और F1 कण पूछा जाता है, ठीक है। और क्रिस्टी का नाम पेलेड ने किया और F1 कण का नाम तो फर्नांडीज मोरेनो के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अपन गोल्जी गायकी। किसकी? गोल्जी गायकी के बारे में देख लेते हैं। दूसरा ऑर्गन्स आपका हो जाएगा गोल्जी गाय। देखो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी गाय का विस्तृत विवरण उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं को सिल्वर लवण एवं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड द्वारा अभिरंजित करके प्रस्तुत किया। इसका तो पहला ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जो गोल्जी गाय का खोज किसने की थी, किस में की? कैमिलियो गोल्जी सभी जानते हैं, लेकिन उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, नर्व सेल्स में इसको खोजा गया था, ठीक है। हमें ये याद नहीं रखना है कि क्या करके, ये तो अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। उसने मतलब अभिरंजित करने के लिए यूज़ किया था सिल्वर लवण और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा अभिरंजित करके इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में है इसकी संरचना खोज गोल्जी ने पहले जॉर्ज प्लेटनर इस संरचना की खोज गोल्जी का जो गोल्जी था मिस्टर गोल्जी, उससे पहले जॉर्ज प्लेटनर हरमैन द्वारा की गई थी। और बेकर ने सूडान ब्लैक अभिरंजन द्वारा इसका अध्ययन करके इसे स्त्रवण सिक्रेशन से संबंधित बताया, और बेकर ने इसे लिपोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, लिपोकॉन्ड्रिया का नाम, यानी गोल्जी गाय को लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और ये लिपोकॉन्ड्रिया का नाम दिया किसने? तो ये लिपोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेकर ने दिया था। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी जो बॉडी है उसके अदर नाम भी है, उस अदर नाम को भी हम देखेंगे। देखो इसके अनेक नाम हैं, जिसे लाइपोकॉन्ड्रिया या लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइपोकॉन्ड्रिया है, फिर इसका डिक्टियोसोम है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जीसोम है,
इंडियोसोम है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी काय के ये सारे नाम आप लिख लें। देखो एक एक लिखवा देता हूँ। लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। देखो किस किस के अंतर्गत कहा जाता है ये भी है। इसके बाद जैसे निमेटिड में इसको ग्लोल्जीसोम कहते हैं, फिर टीमोफोर्ड में इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी है, इंडियोसोम है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी काय के अदर नाम हैं, इसके मतलब अदर नेम हो गए। और इन सभी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो ये बेकर के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, बेकर के द्वारा दिया गया था। एक बार इसकी सामान्य जानकारी को हम पुनः पढ़ लेते हैं। देखो गोल्जी काय की बात करें अपन, तो गोल्जी काय, मिस्टर गोल्जी ने गोल्जी काय का विस्तृत विवरण उल्लू की तंत्रिका कोशिका को सिल्वर लवण एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा अभिरंजित करके प्रस्तुत किया। यानी मिस्टर गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज या गोल्जी बॉडी की खोज उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की। पहला पॉइंट हो गया। इससे भी पहले प्लेटर है, हरमैन ने, बेकर ने सूडान ब्लैक द्वारा अभिरंजित करके इनका मतलब, लेकिन इसको स्त्रावण से सिक्रेशन से संबंधित बताया था, इसकी खोज की थी, यानी उसका अध्ययन किया था। इसके बाद अपन बात करते हैं अपन, तो बेकर ने इसे लाइपोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। बेकर ने इसे क्या नाम दिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो ये बेकर ने दिया था। इसके बाद में जो इसके अदर नाम हैं, अदर नाम में ध्यान रखना है हमें, लाइपोकॉन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम है, ठीक है, फिर गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, गोल्जीसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडियोसोम है। अब इसकी उपस्थिति, एक्यूरेसी, इसकी उपस्थिति किन किन कोशिकाओं में गोल्जी का उपस्थित होता है और किस में नहीं होता है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कंप्लीट पढ़ा है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कंप्लीटली पढ़ा है। उस पर हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक में गोल्जी का उपस्थित होती है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। अब देखो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होती है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हमें एग्जाम्पल मिल गए हैं। पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं और इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है। कुछ कवक निफंजाई, परिपक्व शिकर, मैच्योर स्पर्म और परिपक्व लाल रक्ताणु यानी लाल रक्त आरबीसी के रेड ब्लड सेल जो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, में अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित ये स्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाओं में अत्यधिक विकसित होता है। ग्लैंडर्स जो सेल्स होती है उसमें उपस्थित होता है। अब जो इसकी उपस्थिति है, अगर उसकी उपस्थिति की बात करें तो एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसकी उपस्थिति। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। एग्जाम्पल, एक तो पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। कुछ कवक होते हैं, परिपक्व शुक्राणु होते हैं और आरबीसी जो कि परिपक्व होती है, मैच्योर आरबीसी। इन 4-5 जो एग्जाम्पल बताए, इनमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है, गोल्जी का नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ठीक है। और सिक्रेटरी निस्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाओं में भी अत्यधिक पाया जाता है। ये ग्लैंडर सेल होती है, निस्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाओं में अधिक मात्रा में स्पष्ट होता है और पाया जाता है, विकसित होता है कहने का मतलब। इसके बाद आगे बढ़ते, देखो सामान्य संरचना पर सामान्य जानकारी पढ़ी। सामान्य जानकारी के बाद में हमने इसकी उपस्थिति, अब संख्या पढ़ लेते हैं गोल्जी काय की। अधिकांश कोशिकाओं में एक गोल्जिकाय पाया जाता है। अमीबा की पैरा अमीबा जाति में 2 गोल्जिकाय पाई जाती हैं। अमीबा की स्ट्रियोमिक्सा जाति में अनेक गोल्जिकाय पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, पादप कोशिका में अनेक गोल्जिकाय पाए जाते हैं। एक यकृत कोशिका में 50 से भी अधिक गोल्जिकाय पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो क्या मतलब, सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि अधिकांश, देखो जनरली देखा जाए अधिकांश कोशिकाओं में तो एक गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और अमीबा की जो जातियाँ होती है इसमें ज़्यादा, जैसे गोल्जिकाय पैराबीम जाति में ज़्यादा होता है और स्ट्रियोमिक्सिया जाति में भी अनेक गोल्जिकाय पाए जाते हैं। यकृत कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है,
पादप कोशिका है उनमें अनेक गोल्जिकाएं पाई जाती हैं, और एक यकृत सेल में कितने होते हैं, 50 से भी अधिक गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और वो है गोल्जिकाई की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी, यानी गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाई हम पूरा कह सकते हैं इसको। अब आपको ध्यान में रखना है, हमें पूरी की पूरी, देखो इतना डीप नहीं जाना है कि गोल्जिकाई के सिंपल सा है, सिस्टर्नी क्या है, ठीक है, और मतलब एक ओवरव्यू में इसकी संरचना ध्यान रखनी, कितनी सिस्टर्नी है, क्या क्या वेसिकल्स पाए जाते हैं उसमें, वो एक ओवरव्यू संरचना ध्यान में रखनी है। लेकिन हम यहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो पहला पार्ट है सिस्टर्नी। गोल्जी नलिकाकार एवं समांतर रूप से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, ठीक है, इनकी संख्या 4 से 12 तक होती है। सिस्टर्नी निर्मात्री सिरे से फॉर्मेटिव की ओर कॉन्वेक्स और परिपक्वन सिरे की ओर कॉन्केव होती है, और सिस्टर्नी में एक झिल्ली की मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रम होती है और चौड़ाई 50 एंगस्ट्रम होती है। हमें ये पूछा जा सकता है सिस्टर्नी और वेसिकल्स जो होते हैं ना वो किस में होते हैं, ठीक है, तो ये जो सिस्टर्नी होती है ये गोल्जिकाई की संरचना। देखो ऐसा कोई दूसरा देखो एक और होगा आपका, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, ठीक है, केंद्रक में होंगे नहीं, तो मैं दे देगा कि सिस्टर्नी वाला पार्ट है या वेसिकल्स वाले जो भाग हैं वो कौन से कोशिका अंग में पाए जाते हैं, तो हमें याद रखना है सिस्टर्नी गोल्जिकाई में पाई जाती है, ठीक है। इनकी संख्या भी याद रखना, इनकी संख्या होती है 4 से 12 तक होती है। सिस्टर्नी निर्मात्री सिरे की ओर से कॉन्केव और परिपक्वन से ये कॉन्वेक्स है और कॉन्केव की ओर होती है, और सिस्टर्नी में इकाई झिल्ली की मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है और चौड़ाई 150 एंगस्ट्रॉन होती है। दो सिस्टर्नी के बीच में 200 से 300 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, इसे इंटर्न सिस्टर्नल स्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंटर सिस्टर्नल स्थान कहा जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इंटर्न सिस्टर्नल स्थान कितना है, तो 200 से 300 एंगस्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। आप ये नोट्स बना लेना। इसके बाद है ट्रांजिशन वेसिकल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, ट्रांजिशन, यह निर्मात्री सिरे ट्रांजिशन वेसिकल्स, यानी ट्रांजिशन वेसिकल्स क्या होते हैं, यह निर्मात्री सिरे से यानी फॉर्मेटिव फेस की ओर से छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। यह रफ एंडोप्लाज्मिक RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है इसमें, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टर्नी के बीच में पाई जाती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाई की मध्यवर्ती संरचना होती है। गोल्जी की मध्यवर्ती संरचना है। तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दो ऑर्गेन्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है ER, ठीक है, अंत्यप्रद्रवी जालिका आ रही है, और दूसरा आ रहा है गोल्जी बॉडी। अब दोनों के बीच में कौन सी होती है, तो ट्रांजिशन वेसिकल्स होती है। कौन सी होती है, ट्रांजिशन वेसिकल्स। क्वेश्चन इस तरह से ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन थोड़ा अगर डीप बनाना है तो इस तरह से बनाएगा वो कि एक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एंड गोल्जिकाई के बीच में वेसिकल्स होते हैं, या फिर आपकी इसके बाद आपने सिस्टर्नी होती है। इस 2-3 संरचना दे देगा वो, इनमें से क्या होता है, या सिस्टर्नी वेसिकल्स दोनों होते हैं या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें याद रखना है ER एंड गोल्जी, ये चीज़ें याद रखना। इसके बीच में क्या होता है, तो ट्रांजिशन वेसिकल्स होते हैं। कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच की जो संरचना होती है वो ट्रांजिशन वेसिकल्स कहलाते हैं। बाकी इनमें से इतना कोई याद रखने के लायक नहीं, बस ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। देखो नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, और आप लगभग ये ऐसी संरचना अगर आप अभी गूगल पे करो तो इसकी सारी गोल्जी बॉडी की सारी स्ट्रक्चर आ जाएगी विद डायग्राम के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना है क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और क्या याद करना है। तो अगर आप इसमें ट्रांजिशन वेसिकल्स में ये इतना लिख लो, छोटी छोटी संरचना होती है, और ये दोनों ये लास्ट वाला पॉइंट लिख लो तो भी सही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये आपका हो जाएगा स्त्रावी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, देखो इसको एक बार, हाँ, यह गोल्जी के परिपक्वन सिरे यानी मैच्योरेशन एंड के पार्श्व पर स्थित होती है। इनमें गोल्जी से प्राप्त स्त्रावी पदार्थ भरा रहता है। तो ये तीसरा हो गया, स्त्रावी वेसिकल्स हो गया।
फिर संग्रहण वेसिकल्स की बात करते हैं। स्रावी वेसिकल्स के आपस में जोड़ने से एक बड़ी वेसिकल का निर्माण होता है, इसे संग्राहक वेसिकल कहा जाता है। तो स्रावी वेसिकल आपस में जुड़ती है, ठीक है, तब एक बड़ी वेसिकल एक बनती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज वेसिकल कहा जाता है। और संग्रहण वेसिकल द्वारा भक्षाणु फेगोसाइटोसिस, ठीक है, सेल में प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। स्रावी कोशिका में यह जाइमोजोन कणिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो जाइमोजोन कणिका का निर्माण करता है। देखो, अब ये इतना हमने पढ़ लिया वेसिकल सिस्टम। आपको याद क्या रखना है? 2 ही लाइन याद रखनी है अपन को। पहली बात, सिस्टर्नी और वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी बॉडी में पाई जाती है, ये गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो आपका वेसिकल्स होते हैं, ये दूसरा वाला वेसिकल्स ट्रांजिशन वेसिकल्स था। ये देखो ट्रांजिशन वेसिकल्स, मैं चलो आपको बता देता हूँ। हाँ, जो ट्रांजिशन वेसिकल था वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच का मध्यवर्ती भाग होता है, या इसमें के बीच में पाया जाता है। ये 2 लाइन याद रखनी है। बाकी उपस्थिति हमने पढ़ ली, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। प्रोक्यूरेटिक में होता नहीं है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोक्यूरेटिक में पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा हो गया, फिर नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके। कुछ कवक है उसमें भी नहीं पाई जाती है। इसके बाद अब है कार्य। गोल्जी बॉडी के काम क्या क्या हैं? ठीक है, गोल्जी का मुख्य कार्य दीर्घाणु, ठीक है, मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल का स्रवण करना है। ये इसका पहला काम हो गया कि गोल्जिकाय का मुख्य कार्य होता है मैक्रोमोलिकुल्स का एक्सपोर्ट करना, उनका स्रवण करना। दूसरा है, गोल्जिकाय जटिल अग्नाशय में जाइगोमन्स स्त्राव, स्तन ग्रंथियों से लैक्टोप्रोटीन स्त्राव आदि में भी काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण, यह गोल्जी काय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सामूहिक रूप से कार्य है। हाँ, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो ये वाला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम का निर्माण यह गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सामूहिक कार्य है। यानी जब गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, आपस में मिलने, वो सिस्टर्नी वाला ट्रांजिशन वेसिकल्स वाला पार्ट, जब दोनों आपस में मिलते हैं उनके बीच में, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, 5 स्टार कर सकते हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन मैक्रोमोलिकुल्स, यानी गोल्जिकाय के माध्यम से कोशिका के बाहर भर जाते हैं। गोल्जिकाय को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुल ट्रैफिक इन सेल या मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी यहाँ में याद रखना, क्यों कहा जाता है गोल्जिकाय को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुल ट्रैफिक इन सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाहर से गोल्जिकाय के माध्यम से कोशिका के बाहर जो मैक्रोमोलिकुल भरे जाते हैं, ठीक है। और मिडल मैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये याद रखना, मिडल मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो गोल्जिकाय को कहा जाता है। इसके बाद में और क्या क्या आ रहे हैं इसके? गोल्जिकाय के द्वारा अंडे की पित्तक झिल्ली का स्रवण होता है, और ये हो गया। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रवण गोल्जिकाय के द्वारा होता है। तो ये भी याद रखना कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा हार्मोन के स्रवण में भी गोल्जिकाय का इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन ये एक नॉर्मल कार्य हो गए। पुनः बता रहा हूँ, कहाँ से पूछ सकता है? तो लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कब होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाय मिलते हैं तब होता है, या फिर आपका तारक का या गोल्जिकाय मिलते तब होता है, या गोल्जिकाय या एंडोप्लाज्मिक मिलते हैं तब होता है। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सामूहिक कार्य है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और नेक्स्ट कोशिका जो ऑर्गन है वो आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, घानियर ने
1897 में सर्वप्रथम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इसका पता लगाया था और पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी खोजकर्ता माना गया है। अब देखो, पता तो गार्नियर ने लगाया, लेकिन पोर्टर ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोशिका अंग के रूप में जो खोज की थी वो पोर्टर के द्वारा की गई थी। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और अब इसकी उपस्थिति देख लेते हैं। वही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें ध्यान में रखना है। देखो, उपस्थिति की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका, अपरिपक्व कोशिका जैसे आरबीसी, अंड कोशिका, भ्रूणी कोशिका आदि में अनुपस्थित होती है। किस किस में अनुपस्थित होती है? तो एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो अपरिपक्व है आरबीसी है। इसके बाद अंड कोशिका, भ्रूणी कोशिका में भी नहीं होता है। होता किस में है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी संश्लेषित कोशिकाओं में यह पूर्ण विकसित होता है, जैसे कलश कोशिकाएं हैं, ग्लोबलेट सेल यानी अग्नाशयी कोशिकाएं हैं। इसके बाद स्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। रेखित पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो उपस्थिति एंडोप्लाज्मिक, देखो 3 पॉइंट इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? 3 पॉइंट ही ध्यान रखने हैं उपस्थिति में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, इसके साथ में याद रखना अपरिपक्व आरबीसी, अंड कोशिका, भ्रूणी कोशिका में नहीं होता। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट उपस्थिति में देखें, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण करती है यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल्स होती है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी पूर्ण रूप से कहने का विकसित होता है। अधिक मात्रा में नहीं, पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसके बाद में जैसे अपन ग्लोबलेट सेल है, अग्नाशयी कोशिका है, स्त्रावी और ग्रंथि कोशिका में अधिक विकसित होता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है आपका, जो स्ट्रैंड मसल्स होती है यानी रेखित पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रेखित पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप स्टार दे देना, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये पूछ सकता है कि रेखित पेशियों में जो स्ट्रैंड मसल्स होती है उसमें क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके बाद देयर आर 2 टाइप्स होती है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में SER कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो 2 प्रकार की हो गई आपकी, एक तो चिकनी और खुरदरी, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और दूसरी होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER की बात करते हैं, यानी ER की संरचना है। ER 3 रूपों में पाई जाती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिका। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या करना है? एक हमने आपका गोल्जी बॉडी पढ़ी थी, गोल्जी काय में भी सिस्टर्नी वेसिकल्स थे क्या, लेकिन गोल्जी काय में नलिकाएं नहीं थी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नलिकाएं होती है। तो ऑप्शन दे देगा, निम्न संरचना है वो किस कोशिकांग में पाई जाती है, यानी कहने का मतलब सिस्टर्नी है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों संरचनाएं किस कोशिका अंग में पाई जाती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और अगर ऑप्शन में दे दिया सिस्टर्नी और वेसिकल्स किस में पाए जाते हैं, तो गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ये तीनों संरचनाओं से क्वेश्चन बना हुआ है कि किस कोशिका अंग में सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, देखो अब ये सबसे, देखो इसके अंदर की बात पढ़ने से पहले इनको सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल यही याद रखना है, ये किस में पाया जाता है? तो ER के अंतर्गत ये संरचना पाई जाती है। बात करते हैं हम सिस्टर्नी की। यह लंबी, चपटी, अशाखित व नलिकाकार होती है और सामान्य रूप से व्यवस्थित होती है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी के भीतर पाए जाने वाले स्थान को अंतरासिस्टर्नल स्थान कहा जाता है, इंट्रासिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। ये 2 सिस्टर्नी के मध्य पाए जाने वाले स्थान को अंतरसिस्टर्नी स्थान कहा जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषित कोशिका में बहुतायत से पाई जाती है। यकृत कोशिका, अग्नाशय कोशिका, थायराइड कोशिका और मस्तिष्क की कोशिकाएं।
यानी सिस्टर्नी अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है। तो यकृत सेल से यानी सिंपल से याद, जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि वो अब अधिक मात्रा में क्यों है, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना सुस्पष्ट होगा, अधिक होगा, विकसित होगा। अब जो बड़ा होगा, मसल्स उसमें ज़्यादा है ऐसे समझें, तो कोशिकाएं भी ज़्यादा होगी। तो उनमें यकृत कोशिका, अग्नायकोशी कोशिका, थायराइड, मस्तिष्क कोशिकाएं। अब पढ़ लेते हैं वेसिकल्स के बारे में। देखो, यह गोलाकार, वृत्ताकार अथवा अंडाकार होती है। वेसिकल्स कैसी होती है, गोलाकार, अंडाकार होती है। यह प्रोटीन संश्लेषी कोशिकाओं में अधिकता से पाई जाती है, उदाहरण यकृत और अग्नाशय कोशिका। ये हो गया आपका वेसिकल्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। ये शाखान्वित या नलिकाकार होती हैं। स्टेरॉइड संश्लेषी कोशिकाएं, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषी कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, रेटिनाई कोशिकाएं, वंत्राली कोशिकाओं में पाई जाती है। कहने का मतलब देखो, जो नलिकाएं होती है ट्यूब्यूल्स, वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जो स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है वे सेल, और जो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है उन कोशिकाओं में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाद पेशी कोशिका है, रेटिना सेल है, लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका मतलब लीडिंग कोशिका यहाँ ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ ईयर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पहला देखो, यह कोशिका के अंतः कंकाल की तरह कार्य करता है, इसे यांत्रिक बल प्रदान करती। पहली बात तो क्या काम करता है, यह यांत्रिक बल प्रदान करता है। क्या करता काम करता है, यांत्रिक बल प्रदान करता है। कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका के परिवहन यानी परिवहन सिस्टम के रूप में काम करती है। कोशिका के परिवहन तंत्र के रूप में, परिवहन सिस्टम के रूप में काम करती है। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, रफ वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये अपने लिए। क्यों, अब क्योंकि देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो रफ है, स्मूथ है। रफ का मतलब होता है इस पे राइबोसोम कण, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, रफ का मतलब है इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का संबंध किससे होता है, राइबोसोम का संबंध होता है प्रोटीन संश्लेषण से। किससे होता है, राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनती है कि प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ या रफ। तो रफ होगी क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इसलिए। और राइबोसोम का संबंध किससे है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध होता है। इसके बाद में है पेशियों में इनके द्वारा टी तंत्र का निर्माण होता है, जो आवेग का संचरण भी भीतरी भागों तक, जो आवेग का संचरण भी भीतरी भागों तक करती है। और पेशियों के संकुचन के समीप वेसिकल जो पेशी संकुचन के लिए आवश्यक होता है, यानी पेशी संकुचन के समय वेसिकल्स के द्वारा कैल्शियम का स्त्रवण होता है। यह विभिन्न उपापचय क्रियाओं, यानी उपापचय क्रियाओं का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए सतह प्रदान करती है। या द्वारा गोल्जी का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमें। देखो, काम तो लगभग सारे पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना है जिस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है ईआर के द्वारा, लेकिन कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ देख लेते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही गोल्जी काय का, गोल्जी बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, यानी उपापचय क्रियाएं होती है, जो दैनिक रूटीन में जो रोज़ की क्रियाएं होती हैं बॉडी में, वो आपकी उपापचय क्रियाओं का नियमन भी इसके द्वारा होता है, यानी सतह प्रदान करती है, कहने का मतलब। इसके बाद में है विभाजन की टीलोफेज अवस्था, यानी पश्चावस्था, विभाजन की पश्चावस्था टीलोफेज में इसके द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। विभाजन की कौन सी, यानी ये काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टीलोफेज में इसके द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण किया जाता है।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन का संगठन व संश्लेषण करती है। ठीक है, ये सारे के सारे कार्य हमें ध्यान रखने हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो कोलेस्ट्रॉल, ये देखो कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड है और ग्लाइकोजन का संगठन कौन करता है, तो ये आपकी करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव के बीच में अभिगमन ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायक होता है। ठीक है, किसमें, उसके अभिगमन में भी सहायक होती है। इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं आपकी जो अंतिम है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफिकेशन है, विषहरण में भी सहायक होता है। ये कुछ कार्य हैं, इनमें से हमें मुख्य रूप से यही ध्यान में रखता है, एक तो ये वाला एस वाला और एक प्रोटीन सिंथेसिस रफ के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम अब इनके तुलना करते हुए पढ़ते हैं डिफरेंस के माध्यम से, तो काफ़ी बेटर तरीके से हम इसको समझेंगे वापस और याद करेंगे। एक है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इनकी दीवारों पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं तो चिकने हो गए, और इनकी दीवारों पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो ये खुरदरी होगी। ये भी एक देखो किसके बेसिस पे खुरदरी और चिकनी हमने डिवाइड किया, तो ये हमने राइबोसोम के बेसिस पे। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है उसकी सतह पर, उसकी दीवार पर, तो वो हो जाएगा रफ, यानी प्रेजेंट है, तो नहीं है तो वो स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद अधिकांशतः नलिकाकार यानी ट्यूबुलर होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाकार होती है, प्राय सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती है, और खुरदरी होती है वो प्राय सिस्टर्नी के रूप, प्राय का मतलब होता है अधिकांश, अधिकांशतः यह सिस्टर्नी के रूप में पाए जाते हैं। तो दो डिफरेंस समझ लिए, एक तो इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये 1 मिनट इसको हम देख लेते हैं। देखो, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो स्मूथ, पाए जाते हैं तो खुरदरी। ये नलिकाकार होते हैं, ये सिस्टर्नी के रूप में होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो जहाँ पे राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होगा, अगर राइबोसोम नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण नहीं है। यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित है तो प्रोटीन संश्लेषण होगा। प्रोटीन संश्लेषण किस में होगा, तो वो रफ वाली में होगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट है ग्लाइकोजन का संग्रहण करने वाली यकृत कोशिकाएं, स्टोरेज संश्लेषी कोशिकाएं, इसके बाद ट्राइग्लिसराइड संश्लेषी कोशिकाएं, पेशियों में स्टेनिल कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं आदि में मतलब कौन सी पाई जाती है, तो ये जो आपके नलिकाकार होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ग्लोबुलेट सेल है आपकी, फिर अग्नाशय कोशिकाएं हैं, थायराइड कोशिका है, अन्य अंडस्त्रावी जो कोशिकाएं होती है उनमें पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी, रफ वाली। तो ये जो पॉइंट है इन सभी एग्जाम में पाई जाएगी स्मूथ वाली एग्जाम्पल में, और इन सभी एग्जाम्पल में पाई जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इनसे न पूछ के ये प्रोटीन संश्लेषण से पूछा जा सकता है, राइबोसोम से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद में है प्लास्टिड। यहाँ पे हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको हमने कम्प्लीटली पूरा कर लिया है। उसकी खोज किसने की थी, कितने टाइप की होती है, और उनके डिफरेंस के माध्यम से, नहीं तुलना के माध्यम से भी हमने इसको समझ लिया। अब बात करते हैं प्लास्टिड की या लवक की बात करते हैं। देखो, प्लास्टिड या लवक की बात करते हैं अपन, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की। ये वे लवक है जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट उपस्थित होते हैं, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल इत्यादि। इनमें क्लोरोफिल प्रायः अनुपस्थित या अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जंतुओं में होता है, किस में होता है, जंतुओं में, इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इन चीज़ों को याद रखना, बहुत ही कम मात्रा में हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः पेरिकोर्क पेटल्स में उपस्थित होते हैं। मिर्ची, टमाटर, लाल रंग क्रोमोप्लास्ट के लाल वर्णक के ल्यूकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ल्यूकोपिन के कारण होता है। देखो, क्लोरोफिल कहाँ होता है, अगर क्लोरोफिल से रिलेटेड अगर आ जाए
देखो हम क्लोरोफिल वर्णक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आएगा। तो वो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में, मुख्य रूप से पत्तियों की बात कर रहा है वो। ल्यूकोपिन के कारण होता है, और ल्यूकोपिन कैरोटीन का एक प्रकार होता है, फलों का पीला नारंगी रंग अल्फा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन वाई कैरोटीन के कारण होता है, अल्फा बीटा यहाँ पे गामा है के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्व पदार्थ है, गाजर की जड़ें बीटा कैरोटीन का प्रचुरतम स्रोत है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं। देखो क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का लवक होता है, ठीक है, यानी प्लास्टिड है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल प्राय अनुपस्थित होता है या अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः पेरिकार्प या पेटल्स में उपस्थित होते हैं, जैसे मिर्ची टमाटर का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट के लाल वर्णक के कारण के वर्णक ल्यूकोपिन के कारण होता थी। यहाँ से अब हमें याद क्या रखना है, यहाँ याद रखना है हमें, तो मिर्ची या टमाटर में जो कौन सा पिगमेंट होता है, तो ल्यूकोपिन होता है। कौन सा होता है? ल्यूकोपिन होता है, या लाइकोपिन कहते हैं, कई जगह ल्यूकोपिन लिखा है, लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में है एक प्रकार का कैरोटीन है, जो लाइकोपिन है वो क्या है? कैरोटीन है। यहाँ पे देखो कैरोटीन और जेंथोफिल, तो ये अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, ये याद रखना है। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीटा कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन होता है वो सर्वाधिक गाजर की जो गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। अब है ल्यूकोप्लास्ट। यह विभिन्न रूपों में भोजन का संचय करते हैं, जैसे स्टार्च है, वसा, तेल, प्रोटीन, वर्णक। इसके बाद संरचनाएं ल्यूकोप्लास्ट में अनुपस्थित होते हैं। देखो ये विभिन्न रूपों में भोजन का संचय करते हैं, जैसे स्टार्च है, वसा, तेल है, प्रोटीन, ये। और वर्णक संरचना होती है वो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होती है? अनुपस्थित। ये वसा, तेल और प्रोटीन के रूप में। जो वर्णक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, जबकि क्रोमोप्लास्ट में तो कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते थे। ये हमसे पूछ सकता है कि क्रोमोप्लास्ट में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो कैरोटीन और जेंथोफिल। ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता है। इसके बाद में देखें, यह सामान्यतः अहरित पादप कोशिकाओं में होते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक एक रूप से अन्य रूप में रूपांतरित होते रहते हैं, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ समान होते हैं, किंतु क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है, क्योंकि यह जीर्णता आ जाती है। अब इटलोप्लास्ट देते हैं इसमें। देखो अब इसकी बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। यह वर्णक संचयी भोजन व लेमिलर संरचनाएं रहित लवक होते हैं। ये लवक प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पांडुरित पादपों में उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं? पांडुरित पादपों में उपस्थित होते हैं। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एक तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ना के बराबर इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछ सकता है, ठीक है। ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए ये रहे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। देखो अब रिवाइज कर लेते हैं अपन। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें जेंथोफिन और कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। वो वर्णक की पूछेगा कौन से वर्णक होते हैं या नहीं होते, उसमें वर्णक होते हैं, ठीक है। और मिर्ची का लाल रंग किसके? तो लाइकोपिन के कारण होता है, टमाटर का लाइकोपिन के कारण। और बीटा कैरोटीन किस में होता है? तो गाजर में पाया जाता है। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वहाँ से। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर से और क्लोरोप्लास्ट से बनेगा, उसमें कौन से संकुल पाए जाते हैं, किस स्ट्रक्चर होती है वो, तो यहाँ देख लेते हैं अपन। देखो क्लोरोप्लास्ट की आकृति पादप प्रकार में देखी जाए, ठीक है, तस्तरी या अंडाकार उच्च पादपों में होती है। क्लोरोप्लास्ट की अगर सामान्य आकृति है, देखो तस्तरी या अंडाकार की बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे तो है क्लोरोप्लास्ट की आकृति, यानी ये पूरी क्लोरोप्लास्ट की आकृति है, और यहाँ पे है सारे पादप, ठीक है, इतना याद रखना। देखो
तस्तरी या अंडाकार क्लोरोप्लास्ट है वो उच्च पादपों में पाया जाता है। किसमें? उच्च पादपों में पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी। मेखलाकार हैं तो यूलोथिक्स में। किसमें? यूलोथिक्स में। कप समान आकार है क्लेमाइडोमोनास में। जालिकावत आकृति है उडोगोनिया में। सर्पिलाकार आकृति स्पाइरोगोइरा में। और ताराकार है जिग्निमा में। तो ये एग्जाम में याद रखना आप। तस्तरी या अंडाकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उच्च पादपों में। मेखलाकार पाया जाता है यूलोथिक्स में। कप समान आकृति पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में। जालिकावत आकृति पाई जाती है उडोगोनिया में। किसमें? उडोगोनिया में। सर्पिलाकार आकृति है वो स्पाइरोगोइना में पाई जाती, स्पाइरोगाइरा में पाई जाती है। और ये अंतिम है तारक का है वो जिग्निमा में पाई जाती है। तो ये एक अब क्लोरोप्लास्ट की संरचना होगी आपके। इसके बाद है तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के बारे में। अब हमको पढ़ना है वो सेंट्रियोल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो सेंट्रियोल के बारे में। ये जो सेंट्रियोल है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यानी कुछ कुछ चीज़ें इसमें रह गई है शायद से, जैसे एक लाइसोसोम बाकी है आपका, ठीक है। अगर जो सेल ऑर्गन की देखें तो लाइसोसोम इसमें बाकी है, ठीक है। और कुछ फंक्शन जैसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो अगर कुछ बाकी रह जाता है तो हम उनको क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी नोट्स हैं मैं पूरे आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।